हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भारत में किसान आंदोलन, उनके कारण, प्रभाव एवं किस प्रकार से उन आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, इसके बारे में। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कारणों की। भारत में अंग्रेजी राज्य का प्रमुख अंग भारतीय कृषि व्यवस्था को प्रभावित करना था। प्राचीन कृषि व्यवस्था नवीन प्रशासनिक ढांचे के अधीन सने सने टूटने लगी। 19वीं शताब्दी में कृषकों की अशांति, विद्रोहों तथा प्रतिरोधों के प्रकट हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य सामंतशाही बंधनों को तोड़ना एवं ढीला करना था। वहीं 20वीं शताब्दी में वर्ग जागृति आई तथा किसान संगठनों एवं सभाओं की स्थापना हुई है। इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं कि आखिर वह कौन से प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से भारत में कृषि का ह्रास हुआ या कृषि का पतन हुआ और धीरे-धीरे जो कृषि थी, वह केवल कच्चे माल का स्रोत बन के रह गई, जबकि इससे पूर्व न केवल कृषि कच्चे माल की आपूर्ति करती थी, बल्कि भारतीय कृषि अपनी भारत की अर्थव्यवस्था का आधार के रूप में भी काम किया करती थी। चलिए प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी कृषि थी उसमें स्टैग्नाइजेशन आ गया, यानी कि एक ठहराव आ गया। तो सबसे प्रमुख कारण उसमें था जो उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियां थी। औपनिवेशिक नीतियों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को इस प्रकार से परिवर्तित करने का प्रयास किया गया कि वह कच्चे माल की आपूर्ति को पूर्ति करने का साधन बन के रह गई। जैसे कि कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों के उत्पादन को हतोत्साहित किया गया, उसके स्थान पे वाणिज्यिक फसल लगाने को प्रोत्साहित किया गया। प्रारंभ में उसके लिए एडवांसेस दिए जाते थे, सने सने उन एडवांसेस को ऋण में परिवर्तित कर दिया गया और फिर बाद में उसी ऋण के माध्यम से कृषकों का शोषण किया जाने लगा। जो लगान की दरें थी वह काफी ऊंची की कर दी गई। इसके अलावा साहूकारों के द्वारा बड़ी मात्रा में जो ऋण दिए गए वो ऊंची ब्याज दरों पे दिए गए और बाद में उन ऋणों के भुगतान ना हो पाने पर साहूकारों ने भूमियों की जब्ती करना प्रारंभ कर दिया, जिसको औपनिवेशिक शासन के द्वारा सहयोग किया गया एवं ऐसी जमीनें जो जब्त कर ली जाती थी उनकी शिकायत होने पे या उन पे केस दर्ज होने पे जो पूरा अंग्रेजी सिस्टम था वह उन साहूकारों को प्रोटेक्ट करने का, उनका संरक्षण करने का कार्य किया करता था। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम किसानों के विरुद्ध और भारतीय कृषि के विरुद्ध काम करने लगा और एक इकोसिस्टम तैयार हुआ, जिससे कि भारत की कृषि सने सने एक हानिप्रद उद्योग में परिवर्तित होती चली गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमें कृषि के साथ ही अकाल देखने को मिले, कृषि के उत्पादन में गिरावट देखने को मिली, बड़ी संख्या में बेरोजगारी देखने को मिली। जो लोग कृषि पर निर्भर थे वह भुखमरी एवं गरीबी के स्तर पे पहुंच गए और भारतीय कृषि और भारतीय कृषि का धीरे धीरे ग्रामीणीकरण होता चला गया और जो उद्योग धंधे जो कि कृषि द्वारा समर्थित होते थे वह धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिल्प एवं हस्तशिल्प क्षेत्र का छिन्न भिन्न कर दिया गया, शिल्पकारों को बंधुआ मजदूर बनाया गया और उनसे जबरदस्ती बेकार कराई जाती थी। तैयार माल पर चुंगी आदि थी, उसमें विभेद किया जाता था, यानी जो अंग्रेज जो द्वारा जो तैयार माल था या बाहर से आयातित माल था उस पे ऊंची निम्न दरों से कर लिए जाते थे, तो भारत में जो उत्पादित माल था उसमें ऊंची दरों से टैक्स लिया जाता था। इस प्रकार से ये चीजें सामने आती हैं। फिर भूमि राजस्व संबंधी प्रबंध एवं उसका प्रभाव। राजस्व दरें ऊंची थी, वही न चुका पाने की स्थिति में सूर्यास्त नियमों के अंतर्गत भूमि की बेदखली एवं नीलामी कर दी जाती थी। सूर्यास्त नियम एक ऐसा नियम था जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय अंतराल के भीतर ही आपको भूमि राजस्व जमा करना होता था। यदि आप उस समय और तिथि में सूर्यास्त होने से पूर्व नहीं जमा कर पाते थे तो भूमि जब्त कर ली जाती थी, उसके बाद उसे नीलाम किया जाता था। इसी प्रक्रिया ने एक पैरासाइटिक जमींदारी प्रणाली को भी जन्म दिया। पैरासाइटिक या परजीवी जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत बाहर जो शहरों में रहने वाले जो
धनाढ्य लोग, साहूकार या महाजन जैसे लोग थे, वह क्या करते थे, भूमि की खरीद करने लगे। उनके द्वारा जो भूमि खरीदी जाती थी, वह ठेके पे या रेंट पे थर्ड पार्टी को दे दी जाती थी। उसका परिणाम यह हुआ कि समय के साथ जमींदार जो न केवल कृषकों के लिए भी सुधार के प्रयास किया करते थे, इसके साथ ही अपनी भूमि पर भी निवेश करते थे, उसकी गुणवत्ता सुधार का प्रयास किया करते थे। जो पैरासाइटिक जमींदारी प्रणाली प्रारंभ हुई, उसने कृषि में होने वाले निवेश को धीरे-धीरे कम कर दिया। वहीं जो थर्ड पार्टी लोग जो उन जमींदारों से भूमि लिया करते थे, उन्होंने भी भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने, उसके पोषक तत्वों में सुधार करने, उसका संरक्षण करने आदि पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे मान के चलते थे कि ये भूमि जो है वह केवल एक उनके लिए कमोडिटी है, धन कमाने का जरिया है, और वह उसमें किसी प्रकार का नया निवेश नहीं करना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि जो अकाल है वह 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में बढ़ते चले गए। इससे पूर्व हम अकालों की चर्चा भारत में उतने बड़े पैमाने पे नहीं पढ़ते। अगर हम भारत के प्राचीन काल में जाएं तो अशोक या चंद्रगुप्त के शासन काल में हमें अकालों की चर्चा मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम भारतीय इतिहास में आगे बढ़ते हैं, हमें अकालों के बारे में भारत के इतिहास के क्रम में या भारतीय साहित्य में उतना हमें नहीं जानने को मिलता, क्योंकि भारत में अकाल एक सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। भारत एक समृद्ध देश रहा, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा, भारत में बड़ी मात्रा में कृषि के अंतर्गत उत्पादन किया जाता था। लोगों के द्वारा भी अकाल के समय के लिए खाद्यान्नों का भंडारण करके रखा जाता था, जिससे कि वह अकाल या कम उत्पादन के समय में ऐसी चुनौतियों का सामना कर सके। और यह जो कार्य किए जाते थे, सामुदायिक स्तर पे होते थे, ग्रामों के स्तर पे होते थे, और इसके अलावा जो शासन होते थे उनके द्वारा भी इस प्रकार के भंडार गृह जो थे वो बनाए जाते थे। फिर सरकारें उनमें अकालों के समय में लगान आदि के समय जो थी वह रियायत देने का काम भी किया करती थी, परंतु अंग्रेजी शासन प्रणाली ने बिल्कुल इस व्यवस्था के विपरीत कार्य किए। यहां तक कि जब घनघोर अकाल पड़े, उस समय भी लगान या भाटकों में रियायत नहीं दी गई। परिणाम यह हुआ कि कृषकों की या तो जमीनें बिक गई, साथ ही बड़ी संख्या में लोग भूख से एवं बदहाली से उनकी मृत्यु हुई। लोग अब गांव छोड़ छोड़ के अन्यत्र पलायन कर गए, या फिर उन्होंने कृषि को छोड़कर मजदूरी को अपना पेशा बना लिया। तो इस प्रकार से संपूर्ण कृषि व्यवस्था अकाल की वजह से ध्वस्त होती चली गई। यही कारण है कि बाद में अकाल के लिए एक अलग से कमीशन बना के उसमें सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत विलंब हो चुका था और भारतीय कृषि बहुत अधिक नुकसान का सामना कर चुकी थी। इसी क्रम में उत्पादन में गिरावट भी हमें देखने को मिलती है कि आउटपुट में ठहराव तथा प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में गिरावट आदि कारणों ने भारतीय कृषि को प्रभावित किया, और कृषि पर जो जनसंख्या का भार था वह पड़ा। भारत की कृषि प्रणाली समय के साथ कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता के रूप में ही सिमट कर रह गई। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से भारतीय जो कृषि थी उसमें हमें विद्रोह या फिर संघर्ष जो है वह हमारे सामने आते हैं। यानी कृषकों के द्वारा संगठित रूप से प्रयास करने का, संघर्ष करने का और इन समस्याओं से लड़ने का प्रयास किया गया। इस क्रम में महत्वपूर्ण आंदोलनों पे अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसे वे कौन से आंदोलन थे जिनके द्वारा मुख्य रूप से किसानों ने अपनी समस्याओं को, अपनी आवाज को, अपने दुख और दर्द को सामने रखने का प्रयास किया। इससे पूर्व हमें और भी कई सारे ऐसे आंदोलन हमारे सामने आते हैं जिसका मूल विषय जो था कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं ही थी, जैसे कि संथाल आंदोलन, कोल आंदोलन और भी कई जनजातीय आंदोलन, जिनमें लगान, इनसे वसूले जाने वाले भाटक, उनसे साथी सूदखोरों एवं जो महाजन थे उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार उनके कारण थे। परंतु उन विद्रोहों में केवल और केवल कृषि प्रमुख मुद्दा नहीं था। कृषि के साथ अन्य मुद्दे भी एक प्रमुख
भूमिका निभाया करते थे। लेकिन जो किसान आंदोलन 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुए, उनमें मुख्य रूप से किसानों ने अपनी समस्याओं को रखने का प्रयास किया, और इस क्रम में सबसे प्रमुख आंदोलन जो हमारे सामने आता है वह है इंडिगो रिवोल्ट, जो कि 1859 से 1859 टू 60 के बीच में घटित हुआ, जिसका केंद्र बंगाल था। और इसके पीछे नील किसानों के द्वारा किया जाने वाला संघर्ष हमारे सामने आता है। नील आंदोलन अंग्रेज किसानों को नील आंदोलन के अंतर्गत अंग्रेज किसानों को नील उगाने पर बाध्य करते थे। यद्यपि रासायनिक नील के आगमन ने नील कृषि को अलाभप्रद बना दिया था, परंतु नील कृषक अंग्रेज नीलहों द्वारा अत्याचार किया जाता था, उनसे अधिक से अधिक उत्पादन करने को बाध्य किया जाता था। अगर वह उत्पादन से मनाही करते थे तो उनपे कानूनी कार्रवाइयां की जाती थी, उनके साथ बुरा सुलूक एवं बर्ताव किया जाता था। वह समय पर अगर उत्पादन में कमी आ जाती थी तो उन पर कठोर ऐसी कठोर दंडात्मक कार्रवाइयां की जाती थी, जैसे कि उनको भूखे रखना, उनके साथ मारपीट करना, उनकी जमीनों को हस्तगत कर लेना। तो इस प्रकार की कार्रवाइयां उन नीलहों के द्वारा की जाती थी, जिससे कि किसान बहुत ही पीड़ित थे उस क्षेत्र में एवं ऐसी गतिविधियों से परेशान थे। इस क्रम में कृषकों ने नील उगाने वाले अंग्रेजों या जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और भालों एवं तलवारों से आक्रमण किया। इसका सर्वाधिक प्रतिकारात्मक स्वरूप हमें पावना जिले में नजर आता है। पावना एक बंगाल का जिला है, जहां पे हम देखते हैं कि दंगे काफी भयानक रूप से भड़के। इन दंगों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 1869 ईस्वी में इंडिगो कमीशन का गठन किया और किसानों को, जो नील उगाने वाले अंग्रेज थे, उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इस क्रम में नील दर्पण, जो कि दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया, के द्वारा रचित एक नाट्य था, यानी नाटक था, उसमें हमें किसान आंदोलन एवं किसानों के द्वारा झेली जाने वाली पीड़ाओं का को देखने को और समझने को मिलता है। इस पूरे आंदोलन के अंतर्गत भारतीय मध्यम वर्ग ने एक बहुत ही जागरूक एवं रचनात्मक भूमिका निभाई तथा कृषकों की समस्याओं एवं उनसे जुड़े हुए मुद्दों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने लाने का कार्य किया। दूसरा महत्वपूर्ण जो विद्रोह हमें पढ़ने को मिलता है वह है डेक्कन राइट्स, जो कि 1875 में हुए थे। इनके पीछे रैयतवाड़ी सिस्टम की समस्याएं, उच्च दरें एवं महाजनों के अत्याचार थे। इस विद्रोह में मुख्य रूप से कृषक सूदखोर महाजनों के साथ दस्तावेजों को विनष्ट करने को लक्ष्य बनाया गया, यानी कि कृषकों के द्वारा जो अधिकांशतः विद्रोह किए गए उसके पीछे सूदखोर और महाजनों के अत्याचार थे और मुख्य रूप से उन्हीं को लक्ष्य बनाया गया, उन्हीं पर हमले किए गए। और जो हमले किए जाते थे उनमें महाजनों के दस्तावेजों और उन कागजों को कृषकों के द्वारा जला दिया जाता था, जिनमें ब्याज दरों, सूदखोरी आदि की बात की जाती थी। तो इस प्रकार से जो विद्रोह थे, उन्होंने कृषकों को राहत प्रदान करने हेतु 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य सूदखोरों से कृषकों के हितों की रक्षा करना था। तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन जो कृषकों के हितों के लिए आता है वह गांधीवादी युग में प्रारंभ होते हैं। इस क्रम में चंपारण आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। चंपारण आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक आंदोलन होने के साथ ही मील का पत्थर भी है, जिसने समय की धारा को बदलने का काम किया। इस आंदोलन के बाद से न केवल गांधी को एक महत्वपूर्ण पहचान मिली, बल्कि किसान आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य एक एकीकरण की स्थापना भी हुई। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो इससे पूर्व मुख्य रूप से मध्यम वर्ग पर आश्रित होकर ही चलने वाला आंदोलन था, कि
दिशा एकदम बदल गई तथा यह आंदोलन जनता एवं मासेस के हितों के साथ भी जुड़ने लगा। इस आंदोलन के अंतर्गत नील कछुओं से बंगाल की मुक्ति मिल चुकी थी। हम यह 1859-60 के नील विद्रोह में जान चुके हैं, परंतु बिहार में अभी भी नीलों का अत्याचार जारी था। यहां 3 कटिया प्रथा यानी कि 3/20 भाग पर कृषि करने नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किसानों को बाध्य किया जाता था। यहीं पर बहुत सारे जो बिहार के लोग थे वह गांधी जी से मिले। उन्होंने गांधी जी जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पटल पे एक उभरते हुए व्यक्तित्व थे, उनसे मांग की कि वह आकर चंपारण में किसानों की दशा को देखें और अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। यहीं पर गांधी जी ने सत्याग्रह एवं सिविल डिसोबीडियंस के माध्यम से चंपारण में प्रथम बार शांतिपूर्ण आंदोलन करके पूरे भारत में अपनी एक छाप छोड़ी और राष्ट्रीय आंदोलन को अहिंसात्मक दिशा में अग्रसर किया। गांधी जी की सदस्यता के साथ कृषक समस्या निवारण हेतु समिति गठित की गई ताकि नील किसानों को मुक्ति दिलाई जा सके। समिति की रिपोर्ट को आधार बना 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में गठित हुआ, 18 में आयोजित किया गया था। यह आंदोलन भी गांधी के नेतृत्व में किया गया एक दूसरा महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन है। इस आंदोलन के पीछे प्रमुख कारण कीमतों में गिरावट के साथ लगान की ऊंची दरें थी। उस वर्ष खराब मानसून के कारण उपज में कृषि उपज में गिरावट आई थी एवं उसने कृषकों की समस्या को बहुत बढ़ा दिया था। दूसरी तरफ सरकार ने भी लगान की दरों में वृद्धि करने का प्रयास किया एवं किसी भी प्रकार की वसूली में कोताही प्रदान नहीं की। परिणाम यह हुआ कि कृषक जो थे वे विद्रोही होने लगे और ऐसी परिस्थिति में कृषकों ने राजस्व की दरों में जब किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आंदोलन का आह्वान किया। इस आंदोलन में यद्यपि कुछ स्थानों पे हिंसा की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है, परंतु अधिकांश विद्रोह शांतिपूर्ण ढंग से ही संपन्न हुआ। अंत में हम देखते हैं कि भारतीय कृषकों को अपने आंदोलन में सफलता प्राप्त हुई और ब्रिटिश अधिकारियों को अंततः झुकना पड़ा। भूमि वापसी एवं लगान वसूली में कठोरता न बरतने का जो निर्देश जारी किया गया था उसको वापस लिया गया। इस आंदोलन से हम देखते हैं गांधी की लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई और वह कृषक एवं गरीबों के प्रमुख नेता के रूप में भी उभर कर सामने आए। तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि किसान क्षेत्र में हुआ वह है एका आंदोलन। एका आंदोलन मुख्य रूप से अवध क्षेत्र के आसपास घटित हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य कारण स्पेनिश फ्लू का फैलना, जिसकी वजह से कीमतों में काफी गिरावट आ गई, राजस्व वसूली प्रभावित हुई, साथ ही उत्पादन में भी उस वर्ष काफी तीव्रता से कमी आई थी। फिर लंबे अवधि से सूखे की स्थिति ने भी बहुत ज्यादा पूरे अवध क्षेत्र को प्रभावित किया हुआ था। दूसरा, लगान की दर अत्यधिक ऊंची थी और उनसे उनका भुगतान कर पाने में कृषक अक्षम थे। साथ ही हम देखते हैं कि मध्यस्थों के द्वारा बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार किया जाता था, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में जो स्थायी बंदोबस्त था वह लागू था। साथ ही नगद लगान वसूलने का प्रयास करना, इसके अलावा बंधुआ मजदूरी, नजराना वसूलना, बाध्यकारी श्रम करवाना, ये सारी समस्याओं से जो पूरा कृषि क्षेत्र था वह त्रस्त था। अंत में हम देखते हैं कि एका आंदोलन बड़ी मात्रा में कृषकों को एकजुट करने में सफल रहा। इस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू एवं
अन्य जो तत्कालीन प्रमुख नेता थे, उनके द्वारा भी भूमिकाएं निभाई गई। लेकिन मुख्य रूप से यह आंदोलन कृषकों का आंदोलन ही बना रहा। साथ ही इस आंदोलन के अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार को एक प्रमुख प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। एक आंदोलन के पश्चात जो एक महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन हुआ वह था बारदौली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ। लगान वृद्धि के विरोध में बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत यह हुआ था। सत्याग्रह की अवधि में बारदौली सत्याग्रह पत्रिका का इसके में प्रकाशन किया गया। संघर्ष व विरोध हेतु मुख्यतः भजन मंडली, पवित्र तस्वीर आदि का इस्तेमाल किया जाता था। इसी आंदोलन की अवधि में वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि से नवाजा गया। अंग्रेज अधिकारियों ने सत्याग्रहियों के दबाव में सरकार को रियायत प्रदान करनी पड़ी। सरकार ने रेंट में सीमित वृद्धि की। वहीं सरकार द्वारा इस कर के भुगतान के पश्चात भूमि जब्ती की कार्रवाई की गई। अंत में हम देखते हैं कि सरकार ने 5.7% का जो इंक्रीज था वह किया। साथ ही जो प्रशासन के द्वारा जमीनें जिनको कर ना भुगतान करने के कारण अधिग्रहित कर लिया गया था, उनको वापस कर दिया गया। इस प्रकार से ये एक सफल आंदोलन सिद्ध हुआ और बारदौली आंदोलन के पश्चात ही सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रमुख नेता के रूप में भी सामने आए। और समय के साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे भारतीय राजनीतिक क्षेत्र पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी और वह अंत में भारत के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने के कारण भारतीय बिस्मार्क या भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाने गए। ऑल इंडिया किसान सभा आंदोलन यह 1936 में हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद थे। इनके द्वारा काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा हेतु आंदोलन प्रारंभ किया गया और बिहार में 1929 में किसान सभा का गठन किया गया। तो प्रारंभ में यह आंदोलन बिहार से हुआ और इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र यानी कि बिहार और उसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र थे। 1936 ईस्वी में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा गठित की गई। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इनके द्वारा आगे चलकर किसान मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें जमींदारों की समाप्ति एवं काश्तकारों को जमीन अधिग्रहण के अधिकार सौंपे गए। साथ ही ऋण भार में कटौती की गई तथा दरों में वृद्धि सुनिश्चित की गई। इस प्रकार से यह पूरा एक आंदोलन काफी सफल आंदोलन रहा। लेकिन जो प्रमुख इस आंदोलन का प्रभाव हुआ वह जब 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय इस आंदोलन के प्रभाव स्वरूप ही कांग्रेसी सरकारों ने बिहार तथा अन्य प्रमुख कृषि क्षेत्रों में सुधार के कार्य किए, जिसमें जमींदारों पर के अधिकारों में कमी की गई, कृषकों के अधिकारों को वृद्धि की गई, लगान में कटौती की गई, कृषि से जुड़े हुए सुधार जैसे कि अवसंरचनात्मक विकास करना, जिसमें नहरों का विकास एवं कृषि क्षेत्र में सस्ते बीज आदि उपलब्ध करा देना। इस प्रकार के प्रयास कांग्रेसी सरकारों ने, तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों ने किया था। तेभागा मूवमेंट या तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946-47 में घटित हुआ और इसका क्षेत्र बंगाल था। बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने इस आंदोलन का आयोजन किया। यह काश्तकार व बुवाई करने वालों का आंदोलन था। इस आंदोलन के पीछे प्रमुख कारण ऊंची लगान की दर थी, जिसमें 2/3 उत्पादन कर्ताओं को प्राप्त होता था, वहीं 1/3 जमींदारों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता था। बंगाल में आयोजित होने के कारण मुख्य मांग जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था, कि बंगाल में स्थायी जमींदारी प्रथा प्रचलित थी, जिसके कारण जमींदारों के पास काफी व्यापक अधिकार थे। तो मुख्य रूप से यह आंदोलन काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा था। एवं अंत में हम देखते हैं कि बंगाल ही वह प्रमुख प्रथम क्षेत्र के रूप में सामने आया, जहां पे जमींदारी सुधार सबसे अधिक कठोर रूप से लागू किए गए थे, बंगाल एवं केरल क्षेत्र में। तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है वह तेलंगाना आंदोलन, जो कि 1946-52 में आंध्र प्रदेश में हुआ। इस आंदोलन के पीछे रजाकारों
के द्वारा किया जाने वाला अत्याचार था। रजाकार हैदराबादी सरकार के नुमाइंदे थे। यह मुख्य रूप से मुस्लिम जो या इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हुआ करते थे, जिनका मुख्य लक्ष्य तत्कालीन कृषकों को पीड़ित करना, परेशान करना एवं उनके द्वारा उपजाई गई जमीन को हड़प लेना हुआ करता था। ये रजाकार बहुत बड़े-बड़े भूमि क्षेत्रों पे अधिकार रखा करते थे। इनकी अपनी सेनाएँ हुआ करती थी। उन सेनाओं के माध्यम से ये लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम करते थे। इसमें किसानों ने इन रजाकारों एवं जमींदारों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। जब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ एवं पुलिस कार्रवाई के माध्यम से वह विलय किया गया था, उसके बाद से रजाकारों की शक्ति धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगी। उस कमजोर पड़ती हुई शक्ति का ही परिणाम अंतोगत्वा रजाकारों का पतन एवं कृषकों की विजय के रूप में हमारे सामने आता है। इस आंदोलन में उस क्षेत्र की कम्युनिस्ट जो पार्टियां थी, उनके द्वारा महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई गई थी। यद्यपि यह आंदोलन पूर्णतः कृषकों एवं सामान्य जनता के द्वारा किया गया आंदोलन एवं उन्हीं के माध्यम से की गई विद्रोह पर आज से सफलता उन्हें प्राप्त हुई थी। निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि जो किसान आंदोलन है, उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रतिभागिता कर आंदोलन में पूर्णता लाने का कार्य किया एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जनता के हितों के साथ जोड़ने का कार्य किया। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा यह बताने के लिए कमेंट करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन एवं सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।